हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 19 और 20 को है, ठीक है, और आप बहुत कम समय बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट है उसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हमारा ट्रेड कैसे पास कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको पास कर पाइएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। दोस्तों जिनको भी लगता है ना कि हम इसमें पास नहीं कर पाएंगे उनके लिए खास ये वीडियो है। आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। जितने प्रैक्टिस सेट लेकर हम आएंगे आप सभी के लिए, सभी को आपको देखना है, और इससे आपको 100% हम आपको कह रहे हैं कि इससे आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है पार्ट 2 वो कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप हमेशा देखते रहिएगा। जितना प्रैक्टिस सेट आएगा उसको आप देखते रहिएगा। दोस्तों इसका हम पीडीएफ आपको हम देंगे रिवीजन के लिए। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो के लिंक्स जो है ना, जो पीडीएफ होगा वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो लिंक के साथ जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि संधारित्र कार्य करता है, जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो किस पे कार्य करता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी एवं डीसी दोनों पर, ना ही एसी तथा ना ही डीसी पर। दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं कि आपका कम समय में बहुत चीज़ें आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 75 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बनता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है। दोस्तों एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो है ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 36 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं। यानी जो समकालिक गति होती है और मोटर की रोटर की गति जो है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्लिप कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वोल्टता स्रोत परीक्षण यानी कि VSI का उदाहरण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शक्ति ट्रांजिस्टर है, डायोड है, GTO है और शक्ति मोस FET है। तो दोस्तों इसमें कौन सा उदाहरण नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा जो डायोड होता है ना, ये इसका उदाहरण नहीं है। बाकी अन्य सभी यहाँ पे उसका उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल होता है। जो वोल्टेज सेल होता है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी कि EMF कितना होता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसका EMF होता है आपके पास 1.08 वोल्ट जो है, इसका EMF होता है किसका? वोल्टेज सेल का। अगला सवाल है दोस्तों, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए। जो श्रेणी ए है उसकी आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं, तो आप तो ध्यान रखेंगे। इसको बुझाते हैं पानी फेंक कर, जो है ना, श्रेणी के ए के आग को हम लोग बुझा सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में परिवर्तन संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो प्लेट की मोटाई है ना, थिकनेस ऑफ प्लेट, ये जो है आपके पैरामीटर जो है, जो संधारित्र होती है, कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसको प्रभावित नहीं करती है। बाकी प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रिक का स्वभाव, ये सभी क्या करते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव जो बल है इसका SI इकाई क्या होती है। दोस्तों EMF जिसे बोल सकते हैं आप लोग, इसका जो बल है इसका SI इकाई क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। ठीक है, तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का कौन सा उदाहरण होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर रन मोटर इंडक्शन मोटर है, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये सभी या दोस्तों क्या है, तो आपके पास कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि वोल्टेज व धारा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो वोल्टेज और धारा है इसके बीच का जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फेज अंतर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फेज डिफरेंस के नाम से जानते हैं वोल्टेज व धारा के बीच के कोण को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस बाई डायरेक्शनल है परंतु उसमें गेट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा, जो डायक हमारे पास है ये बाई डायरेक्शनल है लेकिन इसमें गेट नहीं है, जबकि SCR और ट्रायक ये सभी क्या होते हैं, तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान दोस्तों हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 0.376 ई मैक्स से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज स्तर क्या होता है। तो पॉजिटिव लॉजिक में जो डिजिटल सिग्नल होता है उसका हाई वोल्टेज स्तर क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है कितना, 1 होता है। कितना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में ये होता है सहसंयोजी बंधक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड्स टक्करों यानी कोलिजन के कारण टूटते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आवृत्ति डैश के अनुपातिक होती है। दोस्तों आवृत्ति जो होता है ना, ये किसके अनुपातिक होती है, तो प्रेरकीय प्रतिघात के क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 गुना 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों को पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं Q बराबर NeV होता है फॉर्मूला, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं, IT बराबर क्या होगा, NE होगा। तो हम जानते हैं T बराबर हमारे पास कितना 1 सेकंड दे रखा है ना, ठीक है। N की वैल्यू कितने हमारे पास दे रखी है, 6.28 गुना 10^18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों ई का मान हमको पता है कितना होता है, 1.6 गुना 10^-19 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 6.25 गुना 10^18 गुना 1.6 गुना 10^-19, ठीक है। इसे कर दीजिएगा तो आपके पास 1 एम्पेयर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों जो डिस्चार्ज बैटरी है ना, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है आपको बताना है। ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। जो डिस्चार्ज बैटरी होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन होता है, प्रतिस्थापन होता है, इसमें कौन सा प्रयोग नहीं होता आपको ये बताना है। कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, बुखोल्स रिले है और उत्तेजक है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो उत्तेजक होता है ना, यही क्या होते हैं आपके प्रतिस्थापन में, जो ट्रांसफार्मर जो प्रतिस्थापन होते हैं इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी ब्रीदर का, कंजर्वेटर का और बुखोल्स रिले का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखे में प्रयुक्त होता है। तो कितने मान का जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं, संधारित्र यूज करते हैं, छत के पंखे में प्रयुक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, 2 माइक्रोफैराडे का यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है उसका यूज करते हैं। कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो टंगस्टन वायर से क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध तैयार करते हैं वायर बाउंड का। अगला प्रश्न है कि एंटीजेनिक अर्धचालक में चार्ज कैरियर्स की संख्या ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो दोस्तों ये निर्भर करती है आपके पास एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होगा। सेतु ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण डैश में अंतर आएगा। तो सेतु ब्रिज दोस्तों होता है, ब्रिज मापने में तापमान नियंत्रण का आवश्यक होता है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण किस में अंतर आएगा, तो तापमान में जो अंतर आएगा जिसके कारण क्या होगा, प्रतिरोध में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। निम्न में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अभ्रक का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों, तो जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन में क्या करते हैं हम लोग, अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब क्या है कि चित्र में 2.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्लस और नेगेटिव टर्मिनल्स के आर पार जुड़ा वोल्ट मीटर निम्न माप दर्शाएगा। तो कौन सा ये माप दर्शाएगा दोस्तों, आपको ही बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को जोड़ दीजिएगा ना, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, सबको जोड़ दीजिए। तो कितना आपके पास हो जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक टेस्ला का मान कितना होता है। तो दोस्तों एक टेस्ला का मान होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 10^4 गॉस के बराबर होता है। कितना, एक टेस्ला का मान, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि हमारे पास निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में दे रखा है जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे, सूर्य, भूतापीय ऊर्जा और पवन, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। डीसी मोटर का या घूमने वाला भाग होता है, यानी डीसी मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं आर्मेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर जो होता है डीसी मोटर में, वो घूमने वाला भाग होता है। एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है,
यह गेट कौन सा है? तो दोस्तों ये गेट आपके पास कौन हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा। कौन सा? नॉर गेट हो जाएगा। डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर बना होता है। तो डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है वो किसका बना होता है? आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, ये तांबे का बना होता है। किसका? तांबे यानी कि कॉपर का बना होता है कम्यूटेटर डीसी मशीन का। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक सेकंड, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑसिलेटर में आवश्यक होता है। दोस्तों ऑसिलेटर में क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। तो ऑसिलेटर में आवश्यक होता है पॉजिटिव फीडबैक प्रारंभिक में ये दोलन का आयाम लेवल का होने का पश्चात और उसके बाद उपयोग सभी यानी कि सभी इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग इसमें ऑसिलेटर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग में के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। तो स्टार जोड़ के लिए जो वाइंडिंग में टर्मिनल जोड़े जाते हैं वो किस प्रकार जोड़े जाते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं, इसी प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तुल्यकालिक मोटर में भी वक्र इनमें से किसके बीच खींचे जा सकते हैं? तो एक तुल्यकालिक मोटर में जो भी वक्र होता है, भी कर्व होता है, इनमें से किसके बीच खींचे जा सकते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच में इसे ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि आईजीबीटी संकर रूप है। दोस्तों आईजीबीटी किसका संकर रूप होता है? आईजीबीटी संकर रूप होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर व एमओएसएफईटी का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एकल फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो है ना, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग जो एकल सिंगल फेज मोटर होता है दोस्तों वो क्या होते हैं? सेल्फ स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस प्रकार के रोटर में लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समानांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों सिलिंड्रिकल जो लेमिनेटेड कोर होते हैं वो किस में होता है आपको ये बताना है। तो आपको ध्यान देना होगा इस बात को दोस्तों, ये क्या होते हैं? स्क्विरल केज रोटर में होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा हमारा। नीचे दिए गए परिपथ में कुल परिपथ कितना होगा? तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा कितना हो जाएगा। तो ये कितना 1/600 हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र है ना, इसीलिए 1/300 हो जाएगा, प्लस में कितना 1/800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, काट दीजिएगा आपके पास तो कितना आ जाएगा 4 + 8 + 3 आ जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा 2400 एलसीएम हो जाएगा। इसे काटिएगा तो 2400 बटे कितना आएगा 15 आएगा, और इसे आप काट दीजिएगा तो 160 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग किसका करते हैं? तापमान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है? जो क्रोमियम प्लेटिंग होता है उसमें जो एनोड होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको ध्यान देना होगा, शीशा का बना होता है। किसका? शीशा का बना होता है। ठीक है, एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम तथा 50 ओम है। जनित्र विद्युत वाहक बल का मान क्या है, यानी ईएमएफ का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 254 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की दक्षता क्षमता कितनी होती है? तो भारत में जो डीजल लोकोमोटिव होती है इसकी क्षमता कितनी होती है? आपको ध्यान देना होगा 2000 से 2500 एचपी के बीच में इसकी क्षमता होती है। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? तो दोस्तों यह क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि जो जो हमारे पास बैक ईएमएफ होता है ना वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है स्टार्टिंग के समय जो होती है वो मोटर जो होते हैं उच्च विद्युत धारा लेती है। 1 क्यू मीटर मापता है। ठीक है, तो एक क्यू मीटर किसको मापता है दोस्तों? ये जो है ना आपके पास ये कुंडलियों के गुणधर्म को मापता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो कैडमियम धातु के प्रयोग से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को पावर सप्लाई देती है
वो क्या होता है? तो दोस्तों वो क्या होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि अर्धचालक सामग्रियों न चालक है और ना विद्युत रोधी। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय है। तो दोस्तों क्या उपाय होता है? तो अशुद्ध अणुओं को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? अर्धचालक की चालकता को बढ़ा सकते हैं। एक 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्या होता है? तो एक जो 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर क्या होता है दोस्तों? आपको ध्यान देना होगा। ये क्या होते हैं? कुंडलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखिए देना होगा दोस्तों। जो हमारे पास बीजीटी होता है यही क्या आपके पास होते हैं? तो एक धारा नियंत्रक उपकरण यहाँ पे हो जाएगा। लकड़ी के खंभों का उपयोग करते समय स्पैन दूरता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों ये 40 से 50 मीटर से अधिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डैश पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा इस बात को। आप ऑप्शन देखेंगे तो जो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है ना, ये पीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण उदाहरण हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। विभव में पतन पद्धति किससे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? जो विभव में जो पतन पद्धति होती है वो किसे मापने के लिए प्रयुक्त होती है? तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। विभव जो हमारे पास पतन पद्धति होती है वो हम लोग मापते किसके लिए? भू प्रतिरोध को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है इसमें क्या होता है? रोटर वाइंडिंग नहीं होता है। निम्नलिखित संधारित्र के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है? सिरेमिक में क्या कर सकते हैं हम लोग? उच्चतम धारिता मान को उपलब्ध कर सकते हैं। किसी चुंबक को के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात कीजिए यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 154 गुना 10⁻³ वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत विद्युतीय क्षेत्र की त्रिज्या 7 मीटर हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा केवल डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है किसके लिए? बैटरी चार्जिंग करने के लिए। किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना किसमें की जाती है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग किलोवाट घंटा में इसकी गणना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान विद्युत धारा का अधिकतम मान है जो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है? ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो 9 MA है यही क्या करते हैं आपके पास? तो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, बाकी ये सभी क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? तो कौन सी क्षति है जो डीसी मोटर में होती है? आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ये दोस्तों होती है किसमें? तो लो क्षति, यांत्रिक क्षति और ताम्र क्षति, ये सभी क्षति किसमें होते हैं? तो डीसी मोटर में होते हैं। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? तो कांच के टुकड़ा को जब रेशम से घर्षण कराएंगे तो रेशम क्या हो जाएगा? तो रेशम दोस्तों क्या होगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? तो एक संधारित्र में जो पावर फैक्टर होता है इसका मान दोस्तों क्या होता है? आपको ध्यान देना होगा। ये क्या होते हैं? शून्य लीडिंग पर होते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है? तो फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4 पाई गुना 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होती है। जिनमें से ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ड्रिलिंग टूल्स होता है ना इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपको बताना होगा। इसका मुख्य कार्य होता है जॉब में वृत्ताकार सुराख करना, इसका प्रमुख काम होता है किसका? ड्रिलिंग टूल्स का। अगला सवाल दोस्तों है कि अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध डैश के द्वारा मापा जाता है? जो अर्थ या इंसुलेशन है इसका प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा ये जो हम लोग मेगर के द्वारा इसको माप सकते हैं। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। 1500 आरपीएम पर चल रहा एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर की ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनएस बराबर क्या होता है? 120 एफ बाय क्या होता है? पी। दोस्तों ये एक सवाल यहाँ से आना है आपको फिक्स है, यहाँ से आप बना लीजिएगा। एनएस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1500 दे रखी है। ठीक है, और 120 करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज दे रखी है, 50 से गुना करेंगे और पी हमको निकालना है, पी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आप इसको आप काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 दिया 150, यहाँ पर 30 हो जाएगा और 30 जगह कितना हो जाएगा? 120। यानी पी की वैल्यू दोस्तों कितनी आपके पास होगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
ट्रांसफार्मर का ब्रेक डाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तो दोस्तों जो हमारे पास ब्रेक डाउन परीक्षण होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में, तो किसे मापने के लिए हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तेल का परावैद्युत सामर्थ्य के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अनुनाद रेजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में किसके समान होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, ये जो होते हैं संधारित्र का प्रतिघात के समान होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जो हमारा होगा। एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? तो एक कैंडल जो पावर होता है ना, ये किसके समतुल्य होता है आपको बताना है। ये 0.0201 वाट के क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम में ली जाती है? यानी कि कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज ऊर्जा दर्जा की डीसी मशीन के लिए जो है ना कौन सी वाइंडिंग काम में ली जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप ढूंढिए। ये होता है कौन सा, वेब बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसका, वेब बाइंडिंग का। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होती है? तो समान रेटिंग करने के लिए जो निम्न गति वाले मोटर होते हैं उसका मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होती है? तो दोस्तों वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं? दोस्तों एक पीएन जो जंक्शन अर्धचालक डायोड होता है, ये किस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके पास रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज पर चलाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा, ये जल जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब 2 फेज पर चलाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही सिंपल है, ये होता है VS/VP बराबर IP/IS बराबर NS/NP होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। 7/25 केबल का अर्थ क्या होता है? जो 7/25 केबल है इसका अर्थ क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है कि 25 SWG के 7 तार, कितना, 25 SWG के 7 तार, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतम वोल्टेज जिसे माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका होगा 650 वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा, कितना, 9 गुना हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि ये लास्ट प्रश्न हमारा होगा, अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता डैश होती है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कितने इसका आंसर पता है। बाकी दोस्तों आपका 75 में से कितना स्कोर बना है ना, आउट ऑफ कितना स्कोर बना है आपका, आप सभी लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हमारा स्कोर इतना बना है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे और आप देखिएगा कि आप जो है ना, मतलब कि 70 मार्क्स लाना होता है ना, उससे आप ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। प्रैक्टिस को सॉल्व करते रहिए, आप निश्चित ही ट्रेन में पास कर जाएंगे, इतना आपको हम यकीन के साथ कह सकते हैं। बस दोस्तों आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। यदि वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी करना है, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।